हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ अमन सिंह में। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के बारे में, यानी कि हिंदी क्या होता है। तो हिंदी से पढ़ने से पहले हम देखेंगे इसके आगे भाषा क्या होता है, उसके बाद से देखेंगे भाषा की विशेषता क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे भाषा के विकास के बारे में देखेंगे। तो जो सबसे पहले है वह देखेंगे हम भाषा क्या होता है। असल में जो हिंदी है वह काफ़ी हम डीप में पढ़ेंगे, यानी कि काफ़ी गहराई तक पढ़ेंगे हिंदी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं असल में हिंदी जो है, हिंदी में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो देखते हैं भाषा क्या होता है। यानी कि अगर भाषा की चर्चा करें, भाषा क्या होता है। अगर हम भाषा की बात करें तो जो भाषा शब्द है, यानी कि जो भाषा है वह भाष धातु से मिलकर बना है। जो भाषा है वह भाष धातु से, जो भाषा है वह भाष धातु से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हमारे सामने दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक जो है वह भाष क्या होता है और एक जो है वह धातु क्या होता है। यानी कि अगर दो चीज़ के बारे में अगर हम जान लेंगे तो भाषा की परिभाषा निकल जाएगी। यानी कि एक भाष्य है और एक धातु है। अगर इन दोनों के बारे में अगर जान जाएंगे तो हम लोग जान जाएंगे कि भाषा की परिभाषा क्या होगी। तो सबसे पहले अगर धातु की बात करें तो धातु हम किसे कहते हैं, यानी कि जो धातु होता है वह एक मूल भाषा शब्द है। जो धातु है वह एक मूल भाषा शब्द है। अगर मूल भाषा की बात करें तो यह एक संस्कृत का शब्द है। यानी कि कहीं भी अगर कहीं भी हमें मूल भाषा शब्द देखने को मिलेगा तो इसका मतलब हम समझेंगे कि यह संस्कृत का शब्द है। तो सबसे पहले हमने देखा भाषा जो है वह भाष धातु से मिलकर बना है। अगर धातु की बात करें तो यह एक मूल भाषा शब्द है जो कि संस्कृत, यानी कि जो संस्कृत का शब्द है। अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में जितने भी क्रिया का हम प्रयोग करते हैं, हिंदी में हम जितने क्रिया का प्रयोग करते हैं वो असल में इसी धातु से मिलकर बना है। यानी कि हिंदी में जितने अगर क्रिया का प्रयोग करते हैं, हिंदी में हम जितने क्रिया का प्रयोग करते हैं वह इसी धातु से मिलकर बना है, जिसे हम संस्कृत में, यानी कि संस्कृत के रूप में यह, संस्कृत में जो क्रिया होती है उसी को धातु बोला जाता है। यानी कि संस्कृत में जो क्रिया होती है उसी को धातु बोला जाता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, धातु क्या है। जो धातु है वह एक मूल भाषा शब्द है, यानी कि संस्कृत का शब्द है। जो हिंदी में जितने भी क्रिया हम प्रयोग करते हैं वह इसी धातु से मिलकर बना है। यानी कि संस्कृत में जो क्रिया होती है वह इसी धातु से, यानी इसी धातु को कहते हैं। तो हम लोगों ने धातु के बारे में जान लिया। अब जानते हैं कि भाष क्या होता है। अगर भाष के बारे में जानेंगे तभी हम भाषा का परिभाषा निकाल पाएंगे। तो असल में भाष क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। जो भाष है इसका मतलब होता है विचारों को प्रकट करना। यानी कि भाष का मतलब विचारों को प्रकट करना। तो सबसे पहले देखते हैं कि विचार क्या होता है। अगर विचार जानेंगे तभी हम भाषा का परिभाषा निकाल पाएंगे। यानी कि हम लोगों ने देखा जो भाषा है वह भाष धातु से मिलकर बना है। तो हम लोगों ने धातु के बारे में देखा, फिर हम देखें भाष क्या होता है। तो जो भाष शब्द है इसका मतलब होता है विचारों को प्रकट करना। यानी कि अगर हम जान पाएंगे विचार क्या होता है तभी हम भाषा का परिभाषा निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विचार क्या होता है। अगर हम विचार की बात करें तो विचार क्या होता है, मन की अध्वन्यात्मक इकाई को ही विचार कहा जाता है। यानी कि मन की अध्वन्यात्मक इकाई को ही विचार कहा जाता है। तो अगर इसको हम तीन भागों में अगर अलग करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम अलग कर देते हैं, फिर इस यानी कि मन की अध्वन्यात्मक इकाई को ही विचार कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा विचार क्या है। अगर इसमें से तीन शब्दों को अगर हम अलग कर देते हैं, जैसे अ को अलग कर दिए, फिर हमने इसे ध्वनि को अलग कर दिया, और फिर इसको अध्यात्मक को अगर अलग कर देते हैं, आत्मक को अगर अलग कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या निकल कर आया। यानी कि अ का यहाँ पर हम जो प्रयोग कर रहे हैं वह नहीं के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। यानी कि अ का जो हम प्रयोग कर रहे हैं वह नहीं के रूप में यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। अगर ध्वनि की बात करें तो ध्वनि का यहाँ पर हम जो प्रयोग, ध्वनि का मतलब आवाज़, ध्वनि का मतलब आवाज़, और अध्यात्मक का मतलब स्वरूप लिए हुए।
तो यहाँ पर अ का प्रयोग हम लोग किया नहीं के रूप में देखे, और जो ध्वनि है, ध्वनि का मतलब आवाज़, और जो आत्मा का यानी कि आत्मा मतलब स्वरूप लिए हुए। तो हम लोगों ने देखा जो विचार है, विचार क्या होता है, मन की अध्वन्यात्मक इकाई को ही विचार कहा जाता है। यानी कि मन का ऐसा ऐसा भाव जिसमें आवाज़ ना हो, उसी को विचार कहा जाता है। यानी कि मन का ऐसा भाव जिसमें आवाज़ ना हो, यानी कि मन का ऐसा भाव मन का ऐसा भाव जिसमें आवाज़ ना हो, यानी कि आवाज़ इसमें नहीं हो, यानी कि अध्वन्यात्मक इकाई हो, उसे ही विचार कहा जाता है। हमने देखा कि भास क्या होता है, भास का मतलब होता था विचार प्रकट करना। फिर हम लोगों ने देखा विचार क्या होता है। अब हम देखेंगे जो मतलब यानी कि धातु के बारे में देख लिए, फिर हम लोगों ने भास के बारे में देख लिया, यानी कि दोनों के बारे में देख लिए। अब हम जो भाषा है उसकी परिभाषा निकालते हैं, यानी कि मन की अध्वन्यात्मक इकाई को ही विचार कहा जाता है। और यहाँ पर अ का हम लोग अगर इसका संधि विच्छेद करें तो यह अ अलग यहाँ से होता है, और ध्वनि अलग होता है, आत्मक अलग होता है। यानी कि जो अ है यहाँ पर हम नहीं के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और जो ध्वनि है वह आवाज़ के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, और जो आत्मक है यानी कि स्वरूप लिए हुए। तो हम यहाँ से परिभाषा निकल कर आती है विचार की कि मन का ऐसा भाव जिसमें आवाज़ ना हो, उसे ही विचार कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं। अगर यानी कि मान लीजिए कोई यह व्यक्ति ए है और यह व्यक्ति बी है। अगर इसकी बात करें तो इसके प्रति इसके प्रति इसको क्या यह सोच रहा है, इसके प्रति इसको नहीं पता। और इसकी बात करें तो इसके प्रति यह क्या सोच रहा है, इसको नहीं पता। यानी कि इसी को बोला जाता है विचार, इसी को बोला जाता है विचार। यानी कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहा है, अगर इसको नहीं पता होगा तो इसी को बोला जाता है विचार। अगर जो यह व्यक्ति है, अगर इसमें यह आवाज़ अगर प्रदान कर देता है, यानी कि यह कोई जो व्यक्ति है वह इससे कुछ आकर बोलता है, तो इसी को बोला जाता है भाषा। यानी कि भाषा एक जो शब्द है, जो भाषा है वह एक ऐसा साधन है, जो भाषा है वह ऐसा साधन है जो कि हम किसी को अपनी बात को पहुंचा सके, और जो मतलब दूसरा व्यक्ति है वह इस बात को अच्छी तरह से समझ सके। यानी कि भाषा एक साधन है किसी को मतलब बात पहुंचाने तक। यानी कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति यहाँ पर है, कोई व्यक्ति यहाँ पर है। यहाँ का जो व्यक्ति है, अगर यहाँ तक कोई सामान इसको पहुँचाना है, तो यानी कि जिस साधन से यह जो व्यक्ति है वह यहाँ तक मतलब सामान को पहुँचा रहा है, जो साधन है या जो माध्यम है, इसी को बोला जाता है भाषा। तो उसी तरह से हमने इसको बारे में देखा। यानी कि अगर इसकी बात करें तो इसके प्रति इसके मन में क्या विचार है, इसके मन में क्या मतलब सोच रहा है, और यह जो व्यक्ति है वह इसके मतलब बारे में क्या सोच रहा है। अगर इसकी जो आवाज़ मतलब यह अगर इससे कुछ बोलता नहीं है तो इसको हम विचार कहते हैं। यानी कि अगर दोनों के प्रति कुछ सोच है तो वो इसको विचार कहते हैं। लेकिन अगर यह जो व्यक्ति है इसको आकर कुछ बोलता है, या यह व्यक्ति है इससे यानी कि साधन या माध्यम के द्वारा, साधन या किसी माध्यम के द्वारा अगर यह व्यक्ति इसे जाकर बोलता है तो उसी को मतलब भाषा बोला जाता है। यानी कि भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जो अपनी बात को या किसी जो व्यक्ति है उस तक अपनी बात को पहुंचा सके, उसी को बोला जाता है भाषा। यानी कि हमने देखा विचारों का आदान प्रदान ही भाषा होता है। यानी कि हमने देखा जो भाषा था वह भाष धातु से मिलकर बना था। जो भाषा था वह भाष धातु से मिलकर बना था। असल में जो भाष धातु था इसका मतलब होता है विचार प्रकट करना। यानी कि विचारों का आदान प्रदान ही भाषा होता है। यानी कि जो भाषा है वह विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहते हैं। अगर भाषा की विशेषता की बात करें, यानी कि
हमने सबसे पहले देखा जो भाषा है वह भाष तत्व से मिलकर बना है, और भाषा की परिभाषा की बात करें तो विचारों का आदान प्रदान ही भाषा होता है। तो अब हम देखेंगे इसके आगे भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषताएं। अगर हम बात करें भाषा की विशेषता के बारे में, तो जो भाषा शब्द है वह एक अर्जित संपत्ति है, यानी कि जो भाषा शब्द है वह एक अर्जित संपत्ति है। यानी कि अर्जित संपत्ति मतलब क्या, जैसे अगर भाषा की बात करें तो भाषा जो है वह जो बोलने की, यानी कि जो बोलने की योग्यता है वह जन्मजात होती है, यानी कि जो बोलने की क्षमता होती है, जो बोलने की योग्यता होती है, जो बोलने की योग्यता होती है वह जन्मजात होती है। लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, यह हमको समाज में रहकर ही सीखना पड़ता है। यानी कि जैसे बात करें, जैसे हम स्कूल में रहते हैं तो कुछ अनुशासन से बात करते हैं, लेकिन अगर वही हम दोस्तों के साथ रहते हैं तो मतलब बातों का जो है वह किसी रूप में भी बोल सकते हैं, यानी कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन अगर उसी भाषा की बात करें तो घर पर रहते हैं तो कुछ अनुशासन से रहते हैं। यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि जो बोलने की योग्यता है वह व्यक्ति को जन्मजात होती है, लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वह जो व्यक्ति है वह समाज में रहकर ही सीखता है। यानी कि हमने देखा जो सबसे पहला उदाहरण था, जो मतलब भाषा की विशेषता की बात करें, जो पहला था तो यह जो भाषा है वह एक अर्जित संपत्ति है, यानी कि जो भाषा है वह जो बोलने की क्षमता है, वह जो बोलने की योग्यता है वह जन्मजात होती है। लेकिन क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उसका समाज कैसा है, वह उस माध्यम से सीखता है। यानी कि जो व्यक्ति है वह अनुकरण के माध्यम से, व्यक्ति अनुकरण के माध्यम से ही सीखता है, भाषा की जानकारी लेता है। यानी कि हमने देखा कि अनुकरण शब्द क्या है, यानी कि हम देखा व्यक्ति जो है वह अनुकरण के माध्यम से ही भाषा को सीखता है। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है अनुकरण क्या होता है। तो अनुकरण की अगर बात करें तो इसका मतलब होता है के अनुसार। यानी कि अगर अनुकरण की बात करें तो इसको हम दो रूप में देख सकते हैं। एक देख सकते हैं उच्चारण के रूप में, अगर एक की बात करें तो वह लेखन के रूप में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, यानी कि जब छोटा बच्चा रहता है तो उसको शुरू में सिखाया जाता है कि पापा बोलने के लिए, फिर दादा बोलने के लिए, यानी कि जो बच्चा है उसको सिखाया जाता है। यानी कि जो बच्चा है वह उच्चारण का अनुकरण करता है, यानी कि वही जो बात सीखता है उसी को दोहराता है। और उसके बाद जब बड़ा होता है तो वह लेखन का उच्चारण करता है। तो हमने जो देखा अनुकरण क्या है, तो अनुकरण की बात करें तो इसको हम दो रूप में देख सकते हैं। एक होता है उच्चारण के रूप में, एक लेखन के रूप में। यानी कि अनुकरण का मतलब के अनुसार, यानी कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको सिखाया जाता है कि पापा बोलो या दादा बोलो, उसी को बोला जाता है। यानी कि जो उसके बाद से यह जो बच्चा रहता है वह जो उसको सिखाया जाता है, यानी कि हूबहू वही बोलता है। अगर उसको पापा सिखाया जाता है तो वो पापा बोलता है। यानी कि जो छोटा बच्चा है वह उच्चारण का अनुकरण किया है, यानी कि वह हूबहू बोल रहा है, इसी को बोला जाता है अनुकरण। अगर इसकी बात करें तो यानी कि जब बड़ा होता है तो वह लेखन के माध्यम से भी आगे की प्रक्रिया करता है। तो सबसे पहले हमने देखा जो भाषा की विशेषता है, भाषा जो है वह और एक अर्जित संपत्ति है, यानी कि जो व्यक्ति है वह समाज में रहकर ही भाषा को सीखता है। अगर दूसरी बात करें इसकी विशेषता की, अगर दूसरी इसकी विशेषता की बात करें तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी कि हमने अर्जित कहाँ से किया है, समाज से ही किया है। सामाजिक प्रक्रिया है। यानी कि जो भाषा है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह जो सामाजिक प्रक्रिया है वह एक दिन में नहीं हो सकता, यानी कि यह काफ़ी वर्षों में धीरे धीरे चेंज होता है। तो सबसे पहले विशेषता में हम देखा जो भाषा है वह एक अर्जित संपत्ति है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि हम समाज में रहकर ही सीखते हैं। अगर इसकी तीसरी बात करें तो इसका अंतिम भाषा का जो है वह अंतिम स्वरूप नहीं होता है।
जो भाषा शब्द है इसका अंतिम स्वरूप नहीं होता है। जो भाषा है वो उसका अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अंतिम स्वरूप का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यानी कि जैसे मतलब पहले बनी थी, यानी कि अगर माना जाता है कि जो मतलब भाषा की जब उत्पत्ति हुई थी लगभग 1050 विक्रम संवत से माना जाता है। यानी कि हमने देखा जो भाषा है उसका अंतिम स्वरूप नहीं होता है। यानी कि हमने देखा इसका जो अगर मतलब बात करें, यानी कि उस समय भाषा जो है मतलब समाज में आई 1050 ईस्वी विक्रम संवत के रूप में माना जाता है। अगर हमने देखा कि जो भाषा का अगर अंतिम स्वरूप होता तो इस समय जो जिस तरह से भाषा बना था वह चेंज नहीं होता, यानी कि इसमें परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जो भाषा है इसका अंतिम स्वरूप नहीं होता, यह चेंज होता रहता है। यानी कि इस समय की बात करें तो इस समय जो था अपभ्रंश के शब्द ज़्यादा थे, यानी कि अपभ्रंश के जो शब्द थे, अपभ्रंश के शब्द ज़्यादा थे। अगर बात करें तो इस समय जो मतलब जब भाषा की उत्पत्ति हुई थी लगभग माना जाता है 1050 विक्रम संवत से माना जाता है। अगर इस समय की बात करें तो जो अपभ्रंश के शब्द ज़्यादा थे और प्राकृतिक शब्द भी ज़्यादा, प्राकृतिक शब्द भी थे और अवट शब्द भी थे। तो इससे निकल करके आता है कि जो भाषा है उसका अंतिम स्वरूप नहीं है। यानी कि सबसे पहले अगर बात करें तो अगर वैदिक सभ्यता के अंतर्गत बात करें तो यानी कि तो उस समय सबसे अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो उस समय भाषा के रूप में संस्कृत प्रयोग किया जा रहा था, उसके बाद से पाली, उसके बाद से प्राकृतिक, उसके बाद से अपभ्रंश और उसके बाद से हिंदी। तो हमने देखा जो मतलब जो इसका अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अगर अंतिम स्वरूप होता है तो यह संस्कृति से, पाली से, फिर प्राकृतिक से, अपभ्रंश से और हिंदी के रूप में परिवर्तन नहीं होती, यानी कि जैसा था वैसे ही रहती। लेकिन हमने देखा जो इसका अंतिम स्वरूप नहीं है, यह चेंज भी होती है। यानी कि चौथा निकल कर क्या आता है कि यह परिवर्तनशील है, यह जो है वह परिवर्तनशील है। जो भाषा शब्द है वह परिवर्तनशील है। अगर परिवर्तनशील नहीं होती तो जैसा इस समय बना था वैसी ही भाषा अभी भी रहती, लेकिन जो भाषा है वह लगातार चेंज होती रहती है। यानी कि जो वैदिक सभ्यता की बात करें तो उस समय जो भाषा प्रयोग में लाई जाती थी संस्कृत लाई जा रही थी, उसके बाद से देखा पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश और उसके बाद से फिर हिंदी का प्रयोग हुआ। तो अगर भाषा का जो स्वरूप अगर निश्चित रहता तो वह जो भाषा थी वह चेंज ही नहीं होती, यानी कि जो पहले था वही रहता। लेकिन हमने देखा यह एक जो भाषा है वह परिवर्तनशील है। हम एक मुहावरा पढ़ते हैं, जैसे यानी कि अगर विशेषता की बात करें तो हम लोगों ने 4 विशेषता के बारे में देखा। एक हम मुहावरा पढ़ते हैं, जैसे कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बदले वाणी। यानी कि इसके कहने का मतलब यह है कि जैसे स्थान और समय के हिसाब से, स्थान या समय के हिसाब से, स्थान या समय के वनस्पति के हिसाब से, स्थान के हिसाब से यह जो भाषा है वह चेंज होती रहती है। यानी कि अगर यूपी की बात करें तो यूपी में हमको देखने को मिलता है ब्रज भाषा भी है, अपभ्रंश भी है और हिंदी भी है और भोजपुरी भी है। यानी कि यह समय के साथ साथ और स्थान के साथ साथ चेंज भी होती रहती है। तो हम लोगों ने 4 जो विशेषता है इसके बारे में देखा। अगर 5वीं विशेषता की बात करें तो यानी कि जो भाषा है भले ही परिवर्तनशील है, लेकिन इसका जो स्वरूप है, लेकिन इसका जो स्वरूप है वह जो मानक स्वरूप है, जो इसका मानक स्वरूप है वह निश्चित है। यानी कि किसी भी भाषा के लिए निश्चित व्याकरण और निश्चित लिपि होनी चाहिए। यानी कि किसी भी भाषा के लिए निश्चित व्याकरण और निश्चित लिपि होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जैसा शब्द जैसे मान लीजिए शब्द अ है तो भले ही अंतिम इसका स्वरूप नहीं है, लेकिन जो परिवर्तन हो रहा है वह लिपि में यानी कि व्याकरण में इसका परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि ये नहीं कि जो अ है वह आगे चलकर इस तरह से यानी कि कुछ लिख दिया जाए। यानी कि जैसा अ है मैंने आगे चलकर अगर इसका अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसमें यानी कि व्याकरण और लिपि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जैसा अ है वैसा ही बाद में भी होगा। तो हमने देखा सबसे पहले जो भाषा की विशेषता की बात करें तो यह एक अर्जित संपत्ति है। और फिर देखा जो सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि समाज में रहकर ही हम सीखते हैं। और जो इसका देखें
तो इसका अंतिम स्वरूप नहीं होता है। और जो फिर बात करें तो यह परिवर्तनशील होता है, और जो इसका समय होता है यानी कि मानक स्वरूप होता है, यह एक निश्चित प्रक्रिया में होती है। मतलब कि जो व्याकरण या लिपि में इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, भले ही मतलब भाषा जो परिवर्तनशील होती है लेकिन मानक स्वरूप होता है। मानक स्वरूप यानी कि व्याकरण और लिपि में इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जैसा शब्द है वैसा ही शब्द देखने को हमको मिलता है। अगर मतलब एक लास्ट विशेषता इसकी बात करें, जैसे छठा एक है, यह एक कठिन से, यानी कि जो भाषा है वह कठिन से, जो भाषा है वह कठिन से सरल की ओर, जो भाषा है कठिन से सरल की ओर हमको देखने को मिलती है। यानी कि कहने का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि आप कोई भाषा के बारे में जानकारी रखे हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं रख सकता, क्योंकि हमने विशेषता की बात करें तो हमने विशेषता के बारे में पढ़ा कि जो इसका अंतिम स्वरूप है, इसका अंतिम स्वरूप नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति भाषा को पूरी तरह से जानकारी नहीं ले सकता, क्योंकि जो भाषा शब्द है उसका कोई स्वरूप ही नहीं है, यानी कि वह चेंज होता रहता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह जो है भाषा वह कठिन से, यानी कि कठिन से सरल के रूप में परिवर्तन होती है। यानी कि अगर हमने किसी भाषा की जानकारी ली है तो वह हमारे लिए सरल है, लेकिन अगर इसमें चेंज हो जाता है तो वह हमारे लिए कठिन हो गया। यानी कि जो भाषा है वह कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। तो हम लोगों ने भाषा की विशेषता के बारे में देखा। जो सबसे पहले देखा वो जो भाषा है वह अर्जित संपत्ति है, फिर देखा जो यह सामाजिक प्रक्रिया है, फिर देखा कि जो भाषा है उसका अंतिम स्वरूप नहीं होता है, यानी कि यह चेंज होता रहता है और यह परिवर्तनशील होता रहता है, लेकिन इसका मानक स्वरूप यानी कि व्याकरण और लिपि जो इसका है वह निश्चित होता है। फिर हमने देखा जो भाषा है वह कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। तो कल हम इसके आगे देखेंगे, यानी कि भाषा जो है वो उसके विकास के बारे में देखेंगे कि भाषा की मतलब विकास किस तरह से हुआ है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।